में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में होंगे केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब जो लगातार समय है केंद्र सरकार का, हरियाणा की सरकार का, भाजपा की सरकार का, वो बढ़ता जा रहा है। पहले जब आप आए थे तब आपने कहा था कि अभी तो चंद रोज़ ही हुए हैं, फिल्म शुरू ही हुई है, तो अब किस मुकाम पे चल रही है केंद्र सरकार की? पहले बात करते हैं। देखिए, ये सही है कि 14 महीने से ऊपर का समय केंद्र सरकार को हो गया, लेकिन समय से किसी की उपलब्धियों को आप नहीं नाप सकते। क्या इनिशिएटिव हैं, किन किन चीज़ों को लेके नई सरकार चल रही है या नई सरकार के टारगेट्स क्या हैं, किन लक्ष्यों पे वो पहुंचना चाहती हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उनकी व्याख्या अभी पिछले कुछ महीनों में बड़े स्पष्ट तौर पे हमारी केंद्रीय सरकार ने की है। चाहे वो जन धन योजना की बात है, चाहे प्रधानमंत्री की जो योजना स्वच्छ भारत की है, या प्रधानमंत्री सुरक्षा, या प्रधानमंत्री की जो दूसरी योजनाएं हैं जो सिर्फ इस बात पे आधारित हैं कि इस देश को क्या हम ऐसी परिस्थिति में ला सकते हैं कि सारे देश के 25 करोड़ परिवारों को हम देश के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ सकें। तो अगर आप एक परिवार को 5 सदस्य मान के चलो तो देश के 125 करोड़ लोगों में से सिर्फ 18 करोड़ लोग ही बैंकिंग सिस्टम से, और मैं तो बैंकिंग सिस्टम नहीं कहता इसको, इस देश की संपदा, इस देश की आर्थिक जो विकास है उससे इतने ही लोग जुड़े हुए थे। तो एक बड़ा प्रयास जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनकी सोच का जो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक, इसके परिणाम कितने हो सकते हैं दूर तक, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरा अपने मंत्रालय में सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो मनरेगा का। 40,000 करोड़ रुपया इस साल हमने मनरेगा के जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें खर्चना है। अगर हम उन बेनिफिशरी को जिनको लाभ मिलेगा इस मनरेगा की योजना से, उनके बैंकों में उनके खाते से सीधा जोड़ दें और पैसा केंद्र से चले और सीधा उनके खाते में जाए, तो ये बहुत चीज़ें करेगा। बिचौलियों के काम शुरू बंद हो जाएंगे। बिचौलियों के भी, जो मरे हुए लोगों के नाम उसमें लिखे जाते हैं वो शायद खत्म हो जाएंगे। हाँ, नहीं, नाम जो लोग वहाँ पे जाते ही नहीं है उनके नाम से पैसा उठा लिया जाता है, वो कम हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम हो जाएगा, लेकिन जो लीकेजेस हैं, जो इन बिटवीन जो लीकेजेस होती हैं बीच में, जैसे यहाँ से प्रदेश में गया, प्रदेश से वो डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में गया, तो ये जो चेन है ये ख़त्म होगी, सीधा उससे जुड़ेगी, तो लीकेजेस खत्म होएंगी, पारदर्शिता आएगी। नीयत तो अच्छी है, ये जो एग्जांपल दिया ये भी नीयत अच्छी ही नज़र आती है, क्योंकि बैंक में सीधा जाएगा। लेकिन दिक्कतें ये आ रही है ना, अकाउंट्स तो खुल नहीं रहे हैं। तो जिन लोगों को पहले मिल जाते थे डाकिए के मार्फत या कहीं पर अंगूठा लगा के साइन करके, उनको तो पैसे मिलने ही बंद हो गए। नहीं, ये बात नहीं है। पैसा अगर आप समझते हैं कि गांव पंचायत में सेक्रेटरी के पास जाएगा या वहाँ का जो भी जूनियर इंजीनियर या जिसने काम कराया है उसके माध्यम से बंटेगा, तो उस पैसे का सही इस्तेमाल होने की संभावनाएं अच्छी नहीं हो सकती। मेरा अपना ये मानना है। बैंक में सीधा उसके खाते में जाएगा तो उसको लाभ इस बात का होगा। हम कह रहे हैं ना नीयत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल है, मैं बता रहा ना। आज भी जो मनरेगा के तहत हमारे 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के खाते बैंकों में हैं आज भी। ये जो डीबीटी सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये तो अभी शुरू हुआ है 2-3 महीने पहले से, लेकिन ये जो खाते हैं ये तो पिछले 1.5-2 साल से बैंकों में हैं। और लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बैंकिंग की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ हम डाकखाने के माध्यम से भेजते हैं। कहीं वो भी नहीं सुविधा, तो वहाँ फिर मैनुअल सिस्टम। लेकिन पहले आपको नहीं लगता कि पैरेलल चलना चाहिए थे दोनों सिस्टम? नहीं, पैरेलल का तो 93 कुछ समय तक तो 93
100% हमने डीबीटी को जो सिस्टम है उसके तहत लाके खड़ा कर दिया है। भाजपा की जो सरकार है उस पे ये आरोप लगता है नौसिखिया सरकार है। हालांकि आप तो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गए, अनुभव की कोई कमी नहीं है। भूमि अधिग्रहण का मामला ले लीजिए, केंद्र सरकार बैकफुट पे है, कांग्रेस जश्न मना रही है। नहीं, वो अब कांग्रेस जश्न नहीं मना रही। कांग्रेस की ही देन है 2013 का एक्ट, जिसमें जो प्रावधान किए गए थे वो इसलिए किए थे कि 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव था। कांग्रेस ने ये सोचा कि किसान वर्ग इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके लिए अगर हम कोई भूमि अधिग्रहण का कानून पास करके ले जाएंगे और कहेंगे देखो हमने ये कर दिया, तो शायद किसान वर्ग तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। लेकिन जुड़ा नहीं वो, क्योंकि पार्टी की साख, क्रेडिबिलिटी वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। उसकी वजह अनेक थी। जिस पार्टी ने आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है वो बैकफुट पे है ना। नहीं, बैक, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना कि इस नियत से उन्होंने उस लेजिस्लेशन को पास किया, करवाया, और फिर जब देखा कि लेजिस्लेशन में कुछ कमियां हैं जिससे कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आप चला नहीं सकते, एक साधारण तरीके से भी अगर किसी भूमि का अधिग्रहण करोगे तो 5 साल से ऊपर का समय लगेगा, तब कांग्रेस के ही शासित राज्यों ने नई मोदी जी की सरकार को ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन किया जाए ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की को गति मिल सके, तीव्र गति से वो काम हो। अब बड़ा मंत्रालय है आपके पास, लेकिन संबंध आपका हरियाणा से है। ज़्यादा करीब आप हरियाणा के हैं या केंद्र में इस वक्त मंत्री के तौर पर खुश हैं और रम गए हैं दिल्ली में? हरियाणा की अब याद आती है या नहीं? देखिए, जिम्मेवारी क्या है मेरी, मैं इसको भली भांति समझता हूँ। आज मेरी जिम्मेदारी सिर्फ हरियाणा के प्रति नहीं बल्कि देश के प्रति है, और देश के प्रति भी उस विभाग की जिम्मेदारी है जिसको आज हम ये कहते हैं 68% लोग आज भी गांव में रहते हैं। तो गांव का जो समग्र विकास हो, उसकी कल्पना क्या हो, कैसे उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, ये जिम्मेदारी सारे प्रदेशों में है, ना कि हरियाणा में। आपको जाना जाता बेबाकी के लिए, आपको जाना जाता ईमानदारी के लिए। जब कांग्रेस से आप भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ये था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप जाएंगे तो भाजपा की सरकार बनेगी हरियाणा में और मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया मनोहर लाल खट्टर साहब को, जो कहीं रेस में ही नहीं थे। मेरा जो जाने के कारण थे वो अनेक थे, और उसमें बहुत प्रमुख कारण ये था कि कांग्रेस को जो मैंने दिया, ये ठीक है कि कांग्रेस की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन कांग्रेस को जो मैंने दिया वो भी कोई कम बात नहीं थी। जब भी मुझे किसी काम के लिए उन्होंने अधिकृत किया कि आपको ये मिशन पूरा करना है, मैंने तत्परता से वो अपनी बातें पूरी की। और फिर जिस प्रकार से कांग्रेस ने मुझे, एक तो होता ना कि राजनीति में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ मिले, लेकिन जो आप किसी को वचन देते हैं, किसी प्रक्रिया का हिस्सा बना लेते हैं। अब प्रधानमंत्री से चिट्ठी आए, प्रधानमंत्री का टेलीफोन आए कि आपको हम मंत्रिमंडल में ले रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, यही इसी बेबाकी का मैं इंतजार कर रहा था। और राष्ट्रपति भवन से पास बन के आए कि 5 बजे ओथ होएगी, हम पास भेज रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे मंत्री बनाइए। खुद मुझे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमने फैसला किया है, श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है कि आपको मंत्री बनाएं। मैंने उनका धन्यवाद किया, और फिर 4 घंटे पहले मुझे ये संदेश मिले कि माफ़ करना, आपकी बार तो हो नहीं सकेगा, मजबूरियां हैं। वो तब किसका फ़ोन आया? प्रधानमंत्री का आया। अच्छा, उन्होंने दोबारा फ़ोन किया? दोबारा टेलीफोन किया, और मैंने उनसे ये भी पूछने की कोशिश की कि साहब बताओ तो कोई कोई कमी हो। हाँ, तो कहने लगे नहीं, कोई कमी भी नहीं। तो मेरा कहने से भूपेंद्र अभिप्राय ये सिंह है। हुड्डा साहब हैं, आपके भाई हैं? हाँ, भाई हैं।
बनती आप में नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन कांग्रेस छोड़ने का जो बड़ा कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे क्या? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस वक्त हरियाणा की कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया था। कांग्रेस निस्सहाय हो चुकी थी, कांग्रेस एक आदमी की पार्टी बन के रह गई थी। और मैंने ये बात एक बार नहीं, कम से कम 20 बार जी। उस समय हमारी नेता को कही कि आप गलती कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके विचार कीजिए और उसको ठीक रास्ते पे लेके आए। लेकिन वो मानती थी मेरी बात को, मैं जो तर्क देता था उनसे सहमति रखती थी, लेकिन फैसला जब करना होता था उसमें कहीं ना कोई पेच था, उसकी वजह से वो फैसला नहीं ले सकती थी। उसकी मजबूरी क्या थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बोल के गया। मैं कोई राजनीतिक अपॉर्चुनिज्म की बात नहीं है, मैं उनको बोल के गया कि मैं अब इस पार्टी के नीचे चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हटे, और अगर वो रहेगा तो कांग्रेस की जो गति बनेगी उसमें मैं भागीदारी नहीं रख सकता। जो बेबाकी से बात चौधरी साहब कर रहे हैं, इस बेबाकी के आप भी फैन हैं, हम भी फैन हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ईटीवी, कहीं मत जाइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद और दिल की बातें होंगी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ। बने रहिए। जाट नेता हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं जाटों को गुमराह कर रहे हैं, आरक्षण दिलवाएंगे। हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो हमारे दूसरे भाइयों को मिला। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, जो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। बहुत ही बेबाकी से आपने बताया ब्रेक में जाने से पहले कि कांग्रेस छोड़ने का रीज़न क्या था। आपने जो कुछ बताया वो वाकई एक साफ दिल का नेता, एक ईमानदार नेता वो चीज़ें बता सकता है। अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, उम्र तो सारी गुजरी कांग्रेस में, अब क्या भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट हो पाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से ये बताया कि एक नई सोच को लेके वो आगे बढ़े हैं, और उस नई सोच में आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात है। इस देश के जो हमने अब एक नया सर्वे करवाया मेरी मिनिस्ट्री ने, NSCC के नाम से, उस सर्वे में आज ये सामने आया है, और वो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है, कि आज भी इस देश में 70% लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिसको आप उसकी कोई व्याख्या कर सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे लगा लो, या उनको ये कहो कि वो उन पे वो सभी साधन नहीं हैं जो कि होने चाहिए। तो आप मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये बात क्यों, हम कभी भी हमने इस बात की चिंता क्यों नहीं की कांग्रेस में। कांग्रेस की सरकारें आई, इतनी 50 साल से ऊपर कांग्रेस ने राज किया है देश पे, तो आर्थिक व्यवस्था में क्यों गरीब गरीब होता चला गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने इस बात को पहचाना है, और उस दृष्टिकोण से उन्होंने एक नई सोच पैदा की है। और नई सोच पैदा होने से मुझे लगता है कि हम आर्थिक रूप से जो दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग पीछे ना रह जाए। जो हम कल्पना करते हैं कि भारत और इंडिया ये दो अलग अलग ना नज़र आएँ, उस दिशा में प्रधानमंत्री ने एक कोशिश की है। और मैंने कुछ चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले 15 अगस्त 2014 का जो भाषण था प्रधानमंत्री का, उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे मुझे लगा कि हियर इज़ ए मैन हु कैन डिलीवर। मतलब फैन हो गए आप नरेंद्र मोदी के? फैन नहीं, मैं यथार्थ की बात करता हूँ। मैं कोई चापलूसी की कोई बात नहीं कर रहा। उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हैं, और यह अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होना, अगर वो अच्छा काम कर रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, इस पे आरोप ये लगता है कि
आरएसएस जो है वो चलाती है इसको, तो जो आरएसएस का चलाने वाला जो फैक्टर है उससे आप कितने सहमत हैं, और क्या जो आरएसएस का रंग है उसमें चौधरी साहब रंग गए हैं क्या? देखिए, बात यह है कि आरएसएस भी एक अपने देश में एक संस्था है और उसका अपना एक कोई फिलॉसफी है, उसकी अपनी एक सोच है। इस देश में मार्क्सिस्ट सोच के भी लोग हैं, इस देश में एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, इस देश में राइटिस्ट भी हैं, इस देश में कांग्रेस भी है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन राइट लेफ्ट करने में सक्षम है। तो जो भी आरएसएस की सोच है वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, देश में एक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए वो प्रयासरत हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार उन्हीं नीतियों पे चलती है जिन नीतियों के माध्यम से हम अपने देश को एक सशक्त मजबूत राष्ट्र बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रहण आपको करनी जैसे एक वायदे के साथ भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी में शामिल किया गया था, उसी के चलते आपको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन जो जो आरएसएस के लोग हैं, मेरा सवाल कुछ और है, जो आरएसएस के लोग हैं उनका एक धड़ा है, चाहे वो मंत्री हैं या पार्टी में हैं। जो लोग बाहर से आए हैं, जैसे आप कांग्रेस से वहाँ पे गए हैं, उनका एक दूसरा धड़ा है, वो आपस में इतना मेल जोल रहता नहीं। एक लकीर या आप कहें कि बीच में हल्की सी दीवार है वहाँ पे या नहीं है, ये बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को तो कोई ऐसा नज़र भी नहीं आया। देखिए, राज करने का तरीका ऑलमोस्ट, जब तक कोई बिल्कुल टॉपसी टर्वी ना हो, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, व्यवस्था ही सारी ना बदले, वरना तो तरीका वही होता है। उसमें इच्छा शक्ति की बात है कि किस आउटफिट में इच्छा शक्ति है कुछ बदलाव लाने की। अब कांग्रेस क्यों पिटी? इसीलिए तो पिटी कि कांग्रेस ने 10 साल में ये महसूस कर लिया कि हम 272 सीटें जीतने की कोई ज़रूरत नहीं, हम 140 भी जीत गए तो भी हम सत्ता हासिल कर सकते हैं और सत्ता को चला सकते हैं। दैट वाज मोस्ट अनफॉर्चुनेट ऑन द 44 ही रह गए। हाँ, 140 जब आप सोच ही इतनी रखोगे तो फिर स्कोर तो नीचे आएगा ही आएगा। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में पहले जो धुर विरोधी एक दूसरे के थे, हुड्डा साहब और आप रहे, अब बार बार उन पर निशाना भी साधते हैं। अभी भी आपने कहा कि हुड्डा साहब ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी को जेब में रखते थे। जेब में रखने से मतलब वो शायद फंडिंग ज़्यादा करते होंगे कांग्रेस की जाके वहाँ पे। तो आपको भी पता होगा कि नहीं, आपको तो हमसे ज़्यादा पता होगा ना। आप नहीं कर पाते थे क्या वो? देखिए, बात ये है, नहीं बताइए ना। नहीं, बात ये है कि हम तो दूसरी दुनिया के आदमी हैं। हमने कभी फंडिंग में यकीन ही नहीं रखा। हमने ना खुद अपनी फंडिंग की, ना किसी दूसरे के लिए की। इसलिए नींद रात को आराम से सोते हैं। तभी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए ना आप, इतने बड़े नेता। मुख्यमंत्री बनने की अगर यही कंडीशन है तो मैं लाख बार भी ये बात स्वीकार नहीं करूंगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब आप उनको कह रहे हैं कि एक तरीके से फंडिंग भी होती थी, पार्टी को जेब में रखते थे, अब तो केंद्र में आपकी सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो करवाइए ना उनको चार्जशीट, क्यों नहीं करवाते? हाँ, करेंगे। कब करेंगे? देखिए, ऐसा है, वही बात कि आपने शुरू में मेरे से पूछा कि अब तो 14 महीने 15 महीने हो गए, आपने और कुछ आगे बढ़े हो गए, तो हम कुछ आगे बढ़े हैं। ये नहीं होता कि पहले दिन ही आके आपको कहो कि भाई ये इंक्वायरी शुरू कर दो। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। जो चीज़ दिखती है कई बार वो होती नहीं, तो जब तक तथ्य आपके सामने ना हो तब तक किसी इंक्वायरी का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसमें तो आप ऐसी चीज़ कर रहे हो कि किसी दोषी को भी हो सकता है वो स्कॉट फ्री निकल जाए, उसको भी ये हो कि नहीं इसने तो कुछ अभी जाल बिछाना है। नहीं, जाल बिछाना नहीं। इंक्वायरी में अब भी आई एम ऑन रिकॉर्ड कि मैं ये कहता हूँ कि 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर खास तौर पे जो भूमि अधिग्रहण के किस्से हैं, एक एक किस्से की जांच होनी चाहिए। और उसमें अगर कहीं अनियमितताएं हैं, कौन लोग हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो नौकरशाही के लोग हों, चाहे वो आम जनता से जुड़े हुए, चाहे कोई डेवलपर हो, चाहे कोई बिल्डर हो, और चाहे कोई मिडल मैन हो, और चाहे कोई करने वाला हो, सब उसमें उनकी छानबीन होनी चाहिए ताकि हम आगे इस प्रथा को बंद कर सकें। जाट नेता हैं आप, जाटों की हमेशा हिमायत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जाटों को गुमराह कर रहे हैं। आरक्षण दिलवाएंगे, ऑफ द रिकॉर्ड आके बोल देते हैं आर्थिक आधार पर दिलवाएंगे। कभी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि जो लोग डंडे से और आरक्षण की मांग कर रहे हैं
उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं आपके नेताओं को वोट बैंक के लिए जाटों को मूर्ख बनाने का जो काम कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो सीधा सोच है कि हम गुर्जर और यादव और जाट और इवन सैनी और भी कुछ छोटी बिरादरियां हैं, जैसे हमारे हरियाणा में रोड बिरादरी है एक जी, ये सारी बिरादरियां बिश्नोई हैं। बिश्नोई हाँ, बिश्नोइयों में 99% जो बिश्नोई हैं वो जाट हैं, जो सेक्ट को मानने लग गए, जट सिख हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारा जो सदियों से सामाजिक तौर पे शोषण हुआ है, अगर हमारा नहीं हुआ, सैनी का हुआ है, यादव का हुआ है, गुर्जर का हुआ, तो हमारे को, और हमारा नहीं हुआ तो हम नहीं मांगेंगे आरक्षण। लेकिन हम अगर उनके बराबर हमारा शोषण हुआ है तो हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो हमारे दूसरे भाइयों को मिला। जी, लेकिन आरोप ये लगता है कि जाट इतने बलवान हैं कि आरक्षण अगर मिला तो डंडे के जोर पे मिलेगा। नहीं, डंडा है आपके पास? देखिए, ये बात ऐसे नहीं है। बात ये है कि जो इस चीज़ को जाट आज के दिन, मैं पंजाब में एक दिन बहुत पहले, मैं स्टूडेंट था, मैं असेंबली देखने चला गया। पॉलिटिकल आदमी, मेरे दिमाग में पॉलिटिक्स तो शुरू से थी। तो वहाँ जो भाषण हो रहा था, वो एक एमएलए कह रहे थे जट नू ए चाहिए, जट नू पानी चाहिए, जट नू अच्छा बीज चाहिए। तो मैं जब व्हेन आई केम आउट तो मैंने कहा ये सारे ही जाट, वो कहते हैं कि यहाँ पंजाब में जट का मतलब है किसान। तो हम राजनीतिक तौर पे, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि पहली बार असर्ट अगर किसी ने किया अपने अधिकारों के लिए पॉलिटिकल, तो उसमें जाट फोर फ्रंट में था। इसलिए आप उसको संज्ञा दे देते हो कि वो तो लट से ले लेगा, वो तो डरा के ले लेगा। नहीं, आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था। नहीं, वो हमारी एक पहचान है, राजनीतिक पहचान, और उस राजनीतिक पहचान की वजह से अगर लोग हमसे ये कहें कि हम जबरदस्ती नहीं, हमारे को आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि जाट को अगर आरक्षण पिछली सरकार ने दिया था तो कोई वजह तो होगी। तो इसलिए मेरे को पूरा इस बात का यकीन है कि हमारे को आरक्षण मिलेगा और हमारी सरकार ही देगी। वन लाइनर मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, आरक्षण लेगा जाट, नहीं तो खड़ी कर देगा खाट। देखिए, ये तो चुटकुले हैं। ये जैसे आजकल हुड्डा अभी कोई चुटकुला छोड़ता है, जुमला पार्टी फलाना, ये मैं इन बातों में नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा हक है। हाँ। और हक भी मैं इसलिए नहीं, आर्थिक दृष्टि की बात नहीं, लठ की बात नहीं, सामाजिक तौर पे सदियों तक हमारा शोषण होता रहा है। और उसकी एक एक बात में अगर आप इसमें टीवी में सुनाऊं तो सारा देश ये कहेगा कि जाट को भी उतना ही हक है आरक्षण का जितना कि किसी एक सैनी भाई को है, जितना किसी एक गुर्जर को है, जितना किसी एक यादव को है। और हमारा हक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आई कैन प्रूव कि सोशली हमारे साथ हमेशा जाती हुई है और अब हम सक्षम हैं, और सक्षम हैं तो इसलिए आगे बढ़ के हक मांग रहे हैं। हक छीन के रहेंगे? नहीं, छीन के तो आप बोल देना आखिर में। जी, ये है बेबाक चौधरी वीरेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के। आपने जिस बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और जो आपका अंदाज़े बयां है, वाकई हम आपके कायल हैं। आप कहीं मत जाइए, चक्रव्यूह के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए ईटीवी के साथ।